द न्यू ग्लासेस के आज के इस लाइव फेसबुक लाइव में आप सभी का जोहार है। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ जो खास शख्सियत जुड़े हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के पूर्व छात्र नेता डॉक्टर दिलीप कुमार, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत डॉक्टर दिलीप कुमार हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सियासी राजनीति, इस कोरोना संकट में और मजदूर के सवाल पर एक बातचीत के लिए हम हमारे साथ द न्यू ग्लासेस के साथ जुड़े हैं। दिलीप डॉक्टर दिलीप एक लंबे समय तक जेएनयू में स्टूडेंट रहे हैं, पीएचडी जमा किए हैं, जेएनयू छात्र संघ का चुनाव भी लड़े हैं। दिलीप जी से मैं पूछना चाहूँगा कि एक तो जो आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जो सियासी राजनीति चल रही है उसको लेकर के आप किस तरह से, क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस से प्रियंका गांधी और उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, और बसपा से मायावती, और जो छोटी छोटी पार्टियां जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी नई पार्टी बनाई है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, ये भी एक तरह से पक्ष और विपक्ष की भूमिका में हैं। तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति को इस कोरोना संकट में किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो द न्यू क्लासेस का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अजीत तिर्की जमशेदपुर, दीपक रंजीत, विकास कुमार और वीरेंद्र कुमार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। जहां तक आपका जो सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो वैश्विक महामारी के चलते जो विपक्ष में है और जो सत्ता पक्ष में है, दोनों की जो भूमिकाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। सत्ता पक्ष जो होता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वर्तमान समय में जो भी प्रदेश की या देश की समस्याएं हों उस पर उसको मुखर होकर के जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लेकिन विपक्ष को आप ऐसे हल्के में या विपक्ष को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है। तो कहने का आशय है कि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष पे आप सवाल उठाते हैं, आपको विपक्ष पे भी सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने भी उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तमाम ऐसे राजनीतिक चीज़ों में राजनीतिक दलों को बना करके उस प्रदेश में जनता के सहयोग से सरकारें बनाए हैं। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो खास करके जैसा कि आपको ज्ञात है कि सबसे ज़्यादा दो प्रवासी मजदूर, हालांकि प्रवासी मजदूर उनको ना कहा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा क्योंकि वो मेरे भाई हैं, मेरे प्रदेश के, मेरे देश के हैं। जो एक मजदूर वर्ग दूसरे प्रदेशों में पलायन हुए हैं, वो मजबूरी में पलायन हुए हैं। कोई भी मजदूर अपने घरों को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाना नहीं चाहता है। वो मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, ये रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ समय पहले भी बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर जो महाराष्ट्र में थे उनको बहुत एक जो हे की दृष्टि से देखा जाता था कि लोग यहाँ पर आके काम करते हैं। उसके बाद जब से वैश्विक महामारी ये पूरे देश में, पूरे विश्व में छाई हुई है, आज देखिए गरीबों को इतनी दुखों का सामना करना पड़ रहा है कि उनको खाने के लिए उनको रोटियां नहीं है, उनको कमरे में रहने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वो मजबूर होकर के 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की दूरी पैदल चल करके अपने घरों को जा रहे हैं। उनको ये विश्वास है अपने घरों में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे तो मुझे तमाम सुविधाएं जो सरकार नहीं दे पा रही है, जो सरकार उस चीज़ों को नहीं समझ पा रही है, तो मजदूर जो है अपनी समस्याओं को झेलते हुए ये तमाम काम को कर रहे हैं। जैसा कि आपने फिर कहा कि उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है और बहुजन समाज पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की जो सुहेल देव समाज पार्टी है, अनुप्रिया पटेल का अपना दल है। इसी प्रकार से और छोटे छोटे दलों का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप जैसा कि आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि बहुत सारे दल चुनाव के समय आते हैं, तो चुनाव के समय इसलिए आते हैं क्योंकि जनता को मूर्ख समझते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जनता मूर्ख नहीं होती, जनता समझदार होती। जब आप कहते हैं हमेशा चुनाव में कि जनता ही मालिक है, तो आपको इस समय भी जब उनके ऊपर संकट आया है तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस मालिक को, जिसको आप मालिक कहते हैं, चुनाव में मालिक कहकर धोखा करते हैं उनके साथ न्याय करने के लिए आपको सड़कों पे आना पड़ेगा और उनके दुख और दर्द को सहना पड़ेगा। तो कहने का आशय है
कि तमाम समस्याओं को झेलते हुए भी मजदूर अपने आप को जिस तरीके की विद्रोह होने चाहिए वो अपने देश अपने प्रदेश के लोगों पर विश्वास कर रहे हैं कि ये नेता नहीं तो ये नेता सही, ये नेता नहीं तो ये नेता दिलीप, मैं बीच में रुकूंगा। दरअसल आप अगर पूरा डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा जिनको प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है या फिर मजदूर कहा जा रहा है, बाहर के दूसरे प्रदेशों में कमाने जाते हैं, वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मजदूर हैं, और वो दिल्ली, बम्बई, गुजरात, अब तमाम जगह पे कमाने के लिए जा रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में मौजूद जो भाजपा की सरकार है उसे एक फुल मैंडेट मिला है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो फिर मुझे लगता है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये पूरे मजदूरों को वापस लाने की जो प्रक्रिया है या उसे सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया है, या फिर वो जहां पर है उनको खाने की, रहने की सुविधा मुहैया कराने की जो बात है, वहां पे कितना योगी आदित्यनाथ सफल हो पाए या असफल हो पाए? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पर गुंडागर्दी, अराजकता और महंगाई, बेरोजगारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है। योगी सरकार मजदूरों को लाने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। मजदूरों को जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थी, जो उनके संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे, योगी सरकार पूरी तरीके से विफल है। योगी सरकार मजदूरों के साथ मजाक बना रही है। योगी सरकार मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, मजदूर जो परेशान है, उनकी जो सुख और संवेदना है वो राजनीतिक क्रम में चलते हुए काम कर रही है। जो मजदूर उत्तर प्रदेश के लोग जो मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं और बड़े बड़े महानगरों में हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार राजनीतिक षड्यंत्र के चलते अपने जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसको पूरा करने के लिए सरकार तरह तरह के रोज जुमलेबाजी करती है और केवल पेपर में, केवल मीडिया में झूठे बयान देते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से अभी कांग्रेस ने और खास करके समाजवादी पार्टी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पहलकदमी लिया है, जो लेते हुए दिख रहा है, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो इनको रोकने या फिर कह लीजिए कि उनको दरकिनार करने के लिए एक राजनीति चल रही है। कुल मिला के मजदूरों के सवाल पे एक सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में, पक्ष और विपक्ष के दोनों खेमे में, दोनों के एक दूसरे के खिलाफ। तो इस सियासी जंग में मजदूरों के सवाल क्या वो सच में स्थापित हो पाया है या फिर वो कहीं पर एक तरह से गुम हो गया है? देखिए, ये जो राजनीतिक दल हैं, जहाँ तक सत्ता पक्ष का सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, क्योंकि उनके पास सारी मशीनरी होती है, सारा सिस्टम उनके पास है। विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष उनको रिकॉल करा सकता है, विपक्ष उनको याद दिला सकता है, विपक्ष समस्याओं से अवगत करा सकता है, विपक्ष इतना ही कर सकता है। विपक्ष कोई व्यवस्था नहीं दे सकता है, विपक्ष कोई चीज़ें नहीं कर सकती। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से एक बॉर्डर पे बसों की व्यवस्था करी, समाजवादी पार्टी ने भी जो मजदूर जो पलायन करके आ रहे हैं या जो उत्तर प्रदेश में हैं, जो भूखों मर रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार उनकी सेवा में लगी हुई है, उनके लिए काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी और छोटे छोटे दल जो विपक्ष में हैं, वो सबने अपनी क्षमता अनुसार उन गरीबों की मदद करने का प्रयास किया। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि योगी सरकार जिसको मैंडेट दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने फुल मैंडेट दिया कि इस प्रदेश में खुशहाली आएगी, इस प्रदेश से बेरोजगारी दूर होगी, इस प्रदेश में शांति होगी, इस प्रदेश से अराजकता खत्म होगी, इस प्रदेश में लोग अमन और चैन से रह पाएंगे। इसका जो नतीजा हुआ, इसका उल्टा हुआ कि आज पूरे प्रदेश में भय, अराजकता, गुंडागर्दी चरम पर है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं और अपने रोजी रोटी के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जो आने वाला चुनाव होगा, क्योंकि ये सारे मजदूर जो वापस जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग ही मजदूर हैं, या यूँ कहे कि एक जो बहुजन तबका है वो गैर संगठित, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। ये जब वापस जाएंगे तो क्या वहाँ पर जो चुनाव होंगे आने वाले समय में, और इस कोरोना संकट में जो मजदूरों का सवाल रहा है, ये सवाल बड़े सवाल के रूप में उभर पाएगा या विपक्ष इसको सत्ता पक्ष के खिलाफ उपयोग कर पाएगा या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ये माइग्रेशन का सवाल है, ये पूरे राष्ट्र का सवाल है, क्योंकि माइग्रेशन की समस्या बहुत विकट है। जहाँ तक आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, खास करके हम उत्तर प्रदेश पे आज बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पे ही बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मजदूरों की समस्याएं हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, मजदूरों का जो सवाल है एकदम चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि मजदूर पूरी तरीके से परेशान है। कोई अपनी बूढ़ी माँ को, कोई छोटे बच्चे को
जिस तरीके से प्रताड़ना झेलते हुए अपने घरों को पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जो सरकार है इनको समर्थन नहीं देने वाले हैं। वो किसको समर्थन देंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो मजदूर वापस उत्तर प्रदेश लौटे हैं, लौट तो गए हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मजदूर वापस आए हैं उनके रोजगार का सवाल, उनके रोजी रोटी का सवाल, उनके रहने का सवाल, उनके सुरक्षा का सवाल, ये सवाल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती, बड़े संकट के रूप में उभरेगा। और उसके बाद जो वहाँ के अंदर जो जाति कॉन्ट्राडिक्शन है, जो जाति मतभेद है, ये भी बहुत तेजी से उभरेगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार का सवाल, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम अपने मध्य प्रदेश के मजदूरों को अपने प्रदेश में ही नौकरी देंगे। बहुत सारे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए हैं, MOU पे साइन किए हैं, बहुत सारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट बुलाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई साल 2 साल 3 साल का समस्या नहीं है कि आप साल 2 साल में सॉल्व कर देंगे। ये भी एक जुमले की तरह है कि मैं अपने प्रदेश के मजदूरों को बाहर नहीं जाने दूंगा। जहाँ तक जातीय सवाल है, आप देखिए जो बीजेपी के अतिरिक्त दलों में राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग जातियों में अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। मुझे लगता है कि जो खेमाबाजी है इसको खत्म करके सबसे एकजुट होकर के इस फांसीवादी जो सरकार है, जो देश विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, इसको हटाने के लिए सारे दलों को, सारे जातियों को जो इनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, एकजुट होकर के इनके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा। जो दर्शक इस फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं वो अपना सवाल डॉक्टर दिलीप से पूछ सकते हैं। इस लाइव के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल टाइप कीजिए और हम कोशिश करेंगे आपके सवाल को डॉक्टर दिलीप से पूछने के लिए। एक सवाल आया है फेसबुक के जो दर्शक हैं उन्होंने पूछा है, डॉक्टर कफील खान को आखिर किस जुर्म में महीनों से जेल में बंद करके रखा है, और सबसे दुखद बात यह है कि सभी पार्टियां इस पर चुप्पी साधी हुई है। आप जैसे प्रगतिशील सोच के लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि आप लोग इस पर सवाल करें। देखिए, डॉक्टर कफील का कोई अपराध नहीं है। डॉक्टर कफील गोरखपुर में जो BRD अस्पताल था वहाँ पर बच्चों की जान बचाए थे, वहाँ पर उन्होंने ऑक्सीजन उपलब्ध कराए थे, उन्होंने एक जीवन दिया। एक डॉक्टर का काम होता है लोगों को जीवन देना, लोगों का जीवन लेना नहीं। लेकिन सरकार है द्वेषपूर्ण। आप देखिए, जहाँ वहाँ उत्तर प्रदेश के बहुत सारे स्वामी महात्मा रेपिस्ट, बहुत सारे उनके विधायक लोग रेप करके जेल में गए, लेकिन बाहर छूट आए, उनके मुकदमे वापस हो गए। लेकिन कफील खान जैसे लोग जो एक जीवन दे रहे थे, लोगों को एक जीवन देने का काम कर रहे थे, डॉक्टरी। अभी आप देखिए, जब कोरोना महामारी हुई, डॉक्टर कपिल ने कहा मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोरोना महामारी में मदद करना चाहता हूं। लेकिन जहां तक आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर जो विपक्ष के राजनीतिक दल है इस पर कोई मुखर होकर के सवाल नहीं उठा रहे हैं। इसको सवाल उठाना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। जैसे कि अभी डॉक्टरों की दिक्कत भी हो रही है पूरे देश में, तो डॉक्टर कफील की अभी उपयोगिता ज़्यादा हो सकती थी, क्या ऐसा आपको लगता है? जी हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी भी है। क्योंकि डॉक्टर्स, आप देखिए कि डॉक्टर लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर कमी के चलते लोग अपने घरों में 15 दिनों से 20 दिनों से 2 महीने से घर नहीं जा पा रहे हैं, अपने परिवार वालों से नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें डॉक्टरों की सख्त जरूरत है। हम कहते हैं कि जो भी आपने आरोप लगाया वो आरोप कोर्ट में सिद्ध होंगे, चीजें होंगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर वो जनता की हेल्प करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि मानवता के आधार पर, एक मानवीय आधार पर उनको पेरोल पर या किसी तरीके से छोड़ना चाहिए था, जिससे कि वो जनता की हेल्प कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी जो है वो बुनकरों की है, और इस कोरोना संकट में, कोरोना संकट के पहले भी बुनकरों के सामने बहुत सारे सवाल, बहुत सारे संकट रहे हैं। कोरोना संकट में, कोरोना महामारी के समय में बुनकरों का एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत रोजी रोटी का सवाल, रोजगार का सवाल, सुरक्षा का सवाल ये सामने आ रहा है। क्या बुनकर के सवाल पर कोई पार्टी आपको मुखर होकर बोलते हुए दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक बुनकर के सवाल है, बुनकर भाइयों का सवाल है, अभी आप जहाँ देखे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल एक शब्द का यूज किया, लोकल चीज़ों का प्रयोग करें। लोकल इन द सेंस, जो गांव में जो बढ़ई के काम करते थे, जो कुम्हार अपना काम करते थे, जो बुनकर अपना काम करते थे, लेकिन हम कहते हैं उनको सुविधा क्या आपने दिया, आपने क्या सुविधा दिया। लेकिन जहाँ तक आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के सवाल है, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों ने बुनकरों को केवल वोट लिया है, बुनकरों को वोट लिया है। लेकिन बुनकरों के लिए कोई खास व्यवस्था, मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, बुनकरों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की, केवल उनको वोट के समय उनको याद किया जाता है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से आपको इस कोरोना संकट में मजदूरों के सवाल पर लड़ने को लेकर के आपको क्या उम्मीद लगती है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अब एक नई पार्टी है, कोई पुरानी पार्टी नहीं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी पुरानी पार्टी है, लेकिन उस तरीके से
राजनीतिक क्षेत्र में अभी वो भी नए हैं, लेकिन ये अपने अनुसार लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नए व्यक्तियों को आने वाले समय में नए व्यक्तियों को नए तरीके जो सोच रहे हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो है राजनीतिक दल हो, चाहे व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, मुझे लगता है लोगों को मौका देना चाहिए। डॉक्टर दिलीप, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि इस कोरोना महामारी के समय में भी अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ इंसान अपनी जान को बचाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की ओर भाग रहे हैं, जहां एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश और बिहार में आप देखेंगे कि ये अपराध का ग्राफ लगातार सवर्ण मानसिकता के लोग, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनकी हत्याएं लगातार बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। तो क्या इसमें सरकार और विपक्ष की भूमिका कैसे हो सकती थी? क्या आप इस पे हमको लगता है प्रकाश डालना चाहिए? देखिए, जहाँ तक दबंगई और गुंडागर्दी अराजकता का सवाल है, सही कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में भय का माहौल है, लोग रोज पीट रहे हैं, मार रहे हैं। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कितने यादव भाइयों की हत्या हुई, कितने अतिपिछड़ों की हत्या हुई, कितने मौर्य कुशवाहों की हत्या हुई, दलितों की हत्या हुई। अभी आप देखिए प्रतापगढ़ में कुर्मियों की हत्या हुई, उनको किस तरीके से उनके घरों को जला दिया गया, उनको पीड़ित किया गया, उनको परेशान किया गया। तो ये जो ग्राफ है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, इनके ऊपर देखिए फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जो भी आवाज़ उठा रहा प्रदेश में, जो भी उन जनता के सवालों को एड्रेस करना चाह रहा है, उनको मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। और बेबुनियाद है, उस मुकदमे में कुछ है नहीं, कोई आरोप नहीं है, लेकिन उन मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको परेशान किए जा रहे हैं। विपक्ष, मुझे लगता है कि इस पे विपक्ष और मुखरता से इस पे आगे आना चाहिए और इस मुद्दे को एड्रेस करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में खास करके ओबीसी वर्ग के अंदर अत्यंत पिछड़ी जातियों की संख्या भी कम नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र जिसको बोलते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जो लोग हैं दिल्ली मुंबई में, वो अधिकतर दलित और अत्यंत पिछड़े समाज से ही अधिकतर लोग आते हैं। अत्यंत पिछड़े जाति के लोगों के लिए कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व या राजनीतिक आंदोलन होता हुआ किसी पार्टी के नेतृत्व में आपको उत्तर प्रदेश में दिख रहा है भाजपा के खिलाफ? देखिए, हम बार बार कहते हैं, इसमें किसी पार्टी की, मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई आलोचना करता है तो उसका मतलब विरोध नहीं होता है। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में पिछला जो चुनाव हुआ, 2014 का चुनाव हुआ, 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, मुझे लगता है कि जो पार्टियां हैं, जो एक मेन स्ट्रीम की पार्टियां वहां पर राजनीति करती हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे इशूज उनके नेता तो बनाए उन्होंने, लेकिन जो आम जनता में, आम जनमानस में भावना जानी चाहिए थी, वो इन्होंने पैदा नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि पिछड़ी जातियों में, आज दलितों में जिस प्रकार की भावना को जागृत करनी चाहिए, उनको एहसास हो कि मेरे नेता हैं, इस प्रकार की भावना अभी उस तरीके से विकसित नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि इस पर इन दलों को काम करना चाहिए। बहुजन आंदोलन में अति पिछड़ी जातियां और जो अति दलित जातियां हैं, इनको एक एहसास तो रहा है, तभी तो एक समय में मायावती और एक समय में मुलायम को अपना नेता चुना। लेकिन वो भावना जागृत होने के बाद ये पार्टियां क्या उनको उचित प्रतिनिधित्व उनके संख्या के अनुपात से देने में सक्षम हो पाए अभी तक? देखिए, इन्होंने प्रयास किया। मैं इस पर दो बातें कहना चाहूँगा। पहला बात तो, एक, जिस स्तर पर होना चाहिए तो उस स्तर पर नहीं किया इन्होंने, लेकिन दूसरे स्तर पर इन्होंने मंत्री, सांसद, विधायक बनाए। मैं बार बार कहता हूँ, नेता आपके समुदाय के लोगों को मिनिस्टर बना देता है, विधायक बना देता है, तो मुझे लगता है जो विधायक और मंत्री बनते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने समाज में जाएं, अपने समूह में जाएं, उनको जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये कमियां केवल एक तरफ से नहीं है, ये कमियां हैं। मैं मानता हूं जो सत्ता में होते हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, जो ऊपर बैठे उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो नीचे भी काम कर रहे हैं, उनको भी आपस में एक समन्वय बना करके एक साथ चलने के लिए दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। आप जेएनयू में भी काफ़ी लंबे अरसे से सक्रिय रहे छात्र राजनीति में, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में आप सक्रिय हैं। मौजूदा दौर में आप अपनी भूमिका उत्तर प्रदेश के राजनीति में किस तरह से देख पाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मेरी जहाँ तक भूमिका है, इसमें जो आने वाला कल है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्यों कहें देश की जो राजनीति है, एक नई करवटें ले रहा है। वो करवट कैसा होगा, किस रुख पे जाएगा, मुझे लगता है कि जो राजनीति हुई और जो मुख्य धारा से राजनीति में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति छूट गए, जो नीचे पायदान पे हैं, उनको बिना जोड़े कोई भी राजनीति आप आगे तय नहीं कर सकते। ये जो प्रवासी मजदूर वापस घर जा रहे हैं, और एक लंबा समय रहा है उत्तर प्रदेश में सामाजिक आंदोलन का, सामाजिक न्याय के आंदोलन का, आरक्षण का,
क्या जमीन का सवाल, जो लैंड रिफॉर्म का सवाल है, क्योंकि आज भी आपको उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जमींदार और एक बड़ी संख्या में भूमिहीन आबादी दिखेगी, जो अत्यंत पिछड़ी जाति है, जो दलित जातियों से है, वो भूमिहीन है। क्या जमीन का सवाल उत्तर प्रदेश में, ये जो मजदूर जब घर लौटेंगे वापस, या लौट रहे हैं या लौट चुके हैं, तो इनकी जो निर्भरता है फिर वो कृषि क्षेत्र में ही आएगा, क्योंकि गांवों में उस तरह से रोजगार की कोई मजबूत विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प है कृषि, और कृषि से जुड़े हुए रोजगार। तो क्या इनका फिर से एक तनाव या फिर एक डिमांड जमीन के रिफॉर्म का, लैंड के रिफॉर्म का, क्या उत्तर प्रदेश में आपको बनता हुआ दिख रहा है? जमीन का सवाल उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रदेश में 150 एकड़ ज़मीनें कुत्ता बिल्ली के नाम ज़मीनें हैं। कुत्ते के नाम है, बिल्ली के नाम है, मोर के नाम ज़मीनें हैं, लेकिन इंसान के नाम पर ज़मीनें नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। किसी के पास 150 बीघा है, किसी के पास 2 डिसमिल ज़मीन भी नहीं है, किसी के पास 500 बीघा है तो किसी के पास 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है। अगर हम कहते हैं कि सरकार कुछ न करे, केवल लैंड रिफॉर्म कर दे, और लैंड रिफॉर्म से जो ज़मीनें हैं, जो लोग ज़्यादा जोते हैं, जो लोग ज़्यादा उस पर कृषि कार्य कर रहे हैं, और फर्जी तरीके से आप जाकर तहसीलों में देखें, जिलों में, कलेक्ट्रेट में देखें, तो फर्जी तरीके से ज़मीनों को कब्जा किए हैं। उन ज़मीनों को गरीबों को बांटना चाहिए, तभी इनका जीवन सुधर पाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा देश की राजनीति को तय करता है। अभी तक तो यही देखा गया है। उत्तर प्रदेश में जो सवाल बनते हैं वो कमोबेश देश का भी सवाल होता है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति, खास करके मुसलमानों की स्थिति, इस कोरोना महासंकट के पहले भी एनआरसी, एनपीआर और सीएए को लेकर के बड़ा आंदोलन रहा है। क्या अल्पसंख्यक मौजूदा सरकार के खिलाफ तो है, लेकिन अल्पसंख्यकों के सवाल पर कौन सी विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में उनके सवालों पर मुखर होते हुए आपने देख पाया या दिखाई दिया? देखिए, अभी तो कोरोना महामारी का जो चल रहा संकट, अभी सारे राजनीतिक दल उसमें बिजी हैं। मुझे लगता है कि कमोबेश सारे राजनीतिक दल उनके सवालों का उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज़मीन पर कौन लाएगा? क्योंकि अभी तो जो चीज़ें हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो चीज़ें हुई, लेकिन अभी तक कोई राजनीतिक दल उस तरीके से, हालांकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वहाँ पर 2 बहुत बड़ी पार्टियाँ रही हैं, इन्होंने उनका वोट लिया, उनको उनके अनुसार जो भी चीज़ें थी रिप्रेजेंटेशन देने का भी काम किया है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि इन पार्टियों ने उनके लिए काम नहीं किया है। हाँ, जहाँ तक पसमानदा का सवाल है, या जो ऊपर के जो मुसलमानों का सवाल है, पसमानदा के सवालों को जरूर दरकिनार किया गया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पसमानदा के सवालों को इन राजनीतिक दलों को एड्रेस करना चाहिए। पसमानदा का जो प्रतिनिधित्व है वो भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, असेंबली में कम रहा है, उनके जनसंख्या के अनुपात। तो क्या जो मुख्य विपक्षी पार्टी, अब तो कांग्रेस भी मैदान में मजबूती के साथ दिख रहा है, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, क्या पसमानदा मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर कुछ योजना बनाते हुए आपको नजर आ रही है इन तीनों प्रमुख विपक्षी पार्टियों में? पसमानदा के सवालों पर देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो अभी पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गई है। बहुजन समाज पार्टी वर्तमान समय की राजनीति में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये भूल गई है कि उसका स्थापना किस लिए हुआ था। बहुजन समाज पार्टी ये भूल गई है कि उसकी स्थापना किस लिए हुआ था और किस समुदाय की भलाई के लिए हुआ था। जहाँ तक 2 राजनीतिक दल हैं, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का दायित्व है कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में ये जो समूह, जो लोग छूट गए हैं, जो लोग इनसे अलग हो गए हैं, उनको जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है, और मुझे लगता है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इस पर काम करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति का जहाँ तक बात करें, और मजदूरों का सवाल खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या सामाजिक न्याय की सरकारें भी वहाँ पर रहीं, भाजपा की भी सरकारें कई दफ़ा रही, हिंदू मुस्लिम दंगे का भी एक इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन इन सारे तमाम कैटेगरी में भी मजदूरों का सवाल कहीं ना कहीं खो जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय बहुत ही बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था, गन्ना हो, जूट हो, या जो भी कृषि से उत्पादन से संबंधित हो। तो क्या मौजूदा दौर में आपको उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या स्थिति लग रही है कि ये जो मजदूर वापस लौटे हैं, इनको रोजगार में लगाया जा सकता है, और किस क्षेत्र में लगाया जा सकता है अगर लगाया जा सकता है तो? देखिए, वर्तमान समय में जो मजदूर वापस आए हैं, इनको तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इनको अपने प्रदेश में, वो चाहे कंपनी खोले आप,
चाहे कोई और रोजगार खोलें या कोई और अवसर प्रदान करें। मुझे लगता है कि आप अपने प्रदेश में अगर चाहें, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी मशीनरी होती है, सरकार के पास व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार चाहे तो सबको रोजगार मुहैया करा सकती है। लोग कहीं भी जा रहे हैं उनको बेइज्जत कर दिया जा रहा है, लोग कहीं भी जा रहे हैं। इन जो आने वाले दल हैं जिनको राजनीति करनी है, इनको इन सवालों को उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भी स्थिति बहुत ही खराब रही है और लगातार कई सारे बलात्कार उत्तर प्रदेश में इस कोरोना महासंकट के पहले भी दिखा है। और अब जब ये प्रवासी मजदूर जा रहे हैं और खास करके ये कमज़ोर तबके के लोग हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो महिला के ऊपर जो अत्याचार है, जो शोषण है, महिलाओं के ऊपर जो दमन है मजबूत सवर्ण सामंती ताकतों का, इस कोरोना संकट के बाद ये बढ़ेगा? देखिए, क्योंकि कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था पे काबू पाना, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस पे हमें नहीं कह सकते कि घटेगी बढ़ेगी, लेकिन इनके ऊपर जो अत्याचार है, चाहे आप डोमेस्टिक वायलेंस ले लें या आप पब्लिक प्लेस में ले लें, महिलाओं को हमेशा बुरी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। खास करके जब महिला का सवाल आता है जिसमें जाति का सवाल भी आता है, मुझे लगता है कि जो गरीब जाति की महिलाएं हैं उनको पीड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि मैं सरकार से भी अपील करता हूं और वहां जो काम कर रहे हैं उनसे भी अपील करता हूं, इस पर नियंत्रण पाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। हम लोगों की बातचीत लगभग आधा घंटा होने पे है। जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे फेसबुक लाइव से, अगर आपके तरफ से कोई सवाल है तो मुझे लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उन सवालों को डॉक्टर दिलीप तक पहुंचाऊंगा और डॉक्टर दिलीप उनको आंसर करेंगे। आप जेएनयू में इतना दिन छात्र राजनीति में रहें, उत्तर प्रदेश में हैं, तो जेएनयू की जो छात्र राजनीति है और उत्तर प्रदेश में आप नए तरीके से नए सिरे से आपने काम शुरू किया है, इन दोनों के बीच में आप किस तरह का तालमेल देखते हैं? ये मैं आपके अनुभव से ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक जेएनयू का सवाल है, जेएनयू की राजनीति अलग है। यहाँ बड़े बड़े जार्गन, बड़े बड़ी बातें कही जाती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन ज़मीन पर जब आप जाकर देखेंगे तो ज़मीन पर उसका अंतर अलग है। क्योंकि हमने बहुत सारे नेताओं को भी देखा जो यहाँ से गए, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब ज़मीन पर गए तो उनको वहाँ के अनुसार, वहाँ की ज़मीन के अनुसार, वहाँ के लोगों के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ा। तो जेएनयू की राजनीति और ज़मीन की राजनीति, उत्तर प्रदेश राजनीति या किसी और प्रदेश की राजनीति, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर आप क्योंकि यहाँ एक लिमिटेशन भी होता है, छात्र राजनीति का लिमिटेशन भी है कि छात्र राजनीति एक विशेष इशूज़ होते हैं, छात्रों के मुद्दे होते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन जब आप गांव में जाते हैं तो आपको तमाम कॉम्प्लेक्सेज मिलेंगे, अलग सोसाइटी मिलेगी, अलग तरीके के लोग मिलेंगे, तो आपको उसके अनुसार ढलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो जीवन बीता, यहाँ जो समय बीता हमने किया, लेकिन वहाँ जैसा प्रदेश होगा मुझे उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। एक सवाल है जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं आपके लाइव से, हमारे लाइव से, उत्तर प्रदेश में दलित बहुजन घरों को जलाया जा रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है, आर्थिक सहायता देने के अलावा समाजवादी पार्टी सामाजिक रूप से इस समस्या से कैसे निपटेंगे? देखिए, जहाँ तक इस अभी घटना प्रतापगढ़ की है, जो भी साथी पूछ रहे हैं, अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। ये घटना प्रतापगढ़ की है। आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ हमेशा से सामंतियों का जिला रहा है। वहाँ पर अत्याचार, अन्याय हमेशा लोगों को होता रहा है। समाजवादी पार्टी ने जो वहाँ पर आर्थिक मदद की है, आपको ज्ञात होगा, समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय सचिव हैं अजय अखिलेश कटियार जी, उनके ऊपर 2 बार मुकदमे लगाए गए, फर्जी मुकदमे लगाए गए और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी समाजवादी पार्टी ने स्टेप बाय स्टेप पहले वहाँ की समस्याओं को जाना, उनके नेताओं ने, वहाँ के जिलाध्यक्ष जो हैं उन्होंने वहाँ का दौरा किया, राष्ट्रीय सचिव ने भी दौरा किया, जो आर्थिक मदद किए हैं। आगे आने वाले समय में जो परिवारों को पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा भी उनको प्रदान करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। एक सवाल और हमारे दर्शक से है, दर्शक की तरफ से आया है, जो प्रवासी मजदूर हैं जो पैदल चल के या ट्रकों से आ रहे थे, जिनकी मृत्यु हो गई, क्या सरकार उनके लिए कुछ आर्थिक मदद या सहयोग? मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ जिले में ही सनी नाम के व्यक्ति जो मुंबई से लौट रहे थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जो हैं अखिलेश कटियार जी के द्वारा 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाने का काम किया है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या आर्थिक मदद है? सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार को मुकदमे कर रही है, सरकार को परेशान कर रही है, सरकार तो मौन बैठी हुई है। सरकार का काम है वहाँ के गरीबों पर जो घर जलाए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार उनको मदद पहुंचाए। सरकार मदद पहुंचाने के नाम पर जो विपक्ष के नेता उन पर FIR दर्ज कर रही है, उनको परेशान करने का काम कर रही है। दर्शकों की तरफ से एक सवाल है,
कोरोना लॉकडाउन में विपक्ष में मायावती और अखिलेश यादव की भूमिका पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोरोना महामारी में मैंने अभी बताया कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गई है, उनके कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, अपनी क्षमता अनुसार जगह जगह पर जनता की सेवा में लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अभी गिरफ्तार हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसे गिरफ्तार किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जो उन्होंने गिरफ्तार किया है, पूरी तरीके से निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अजय कुमार लल्लू कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। अजय कुमार लल्लू जो एक प्रवासी मजदूर, जो यूपी बिहार के लोग बाहर थे, आ रहे थे, उनको लाने का काम कर रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। लेकिन सरकार को लगा ये गलत काम कर रहा है, सरकार की नज़र में गलत काम लगा, इसलिए अजय कुमार लल्लू को जो समाज सेवा कर रहे थे उनको अंदर कर दिया। एक स्कॉलर, एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कोरोना महासंकट के बाद का उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह का उत्तर प्रदेश होगा? देखिए, अभी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का माहौल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत कहें तो बहुत धनी प्रदेश नहीं है। वहाँ पर जो ज़्यादा संख्या गरीबों की है, नौकरियाँ नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, ज़मीन नहीं है, दूसरे की ज़मीन पे बटाई पे काम करते हैं, उनकी खुद की ज़मीन नहीं है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों की साक्षरता कम है। तो मुझे जो उत्तर प्रदेश का परिदृश्य होगा बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। वहाँ पर समस्याएं जो हैं बद से बदतर होने वाली हैं। अब उससे निजात पाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ये सरकार के ऊपर है। लेकिन आने वाले समय में किसकी सरकार आगे बनेगी उस पर भी निर्भर है, किस प्रकार की इनके जीवन में खुशहाली आए, इनके जीवन में खुशियाँ आए, किस प्रकार से काम करेगी। मुझे लगता है सामाजिक, आर्थिक इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कम ना हो करके ज़्यादा ही हो रही हैं। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आखिर में जाते जाते मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं और उत्तर प्रदेश की और देश की जो जनता है, आपकी तरफ से और जो विपक्ष है, आपकी तरफ से क्या सुझाव और क्या संदेश है? देखिए, मैं यही सुझाव संदेश, सबसे पहले मैं सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि गरीबों की मदद करें, वो आपके लोग हैं और उनकी सेवा करें। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, इनको भी आने वाले समय में इन समस्याओं से सीख लेनी चाहिए कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में इस तरीके जो भी घटनाएं घटें, हमको इसके लिए पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए, पे काम करना चाहिए। मतलब आखिर में आपकी जो सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, इस कोरोना महासंकट में पूरी तरह से विफल, पूरी तरह से नाकाम रही है। पूरी तरीके से विफल रही है, पूरी तरीके से नाकाम रही है। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिलीप जी। बहुत ही दर्शकों ने आपको पसंद किया है इस बातचीत को। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम लोग फिर इस तरह के फेसबुक लाइव में द न्यू ग्लासेस की तरफ से आपसे हम लोग जुड़ेंगे। शुक्रिया।